तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी से चल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ फ्रेंड, जो कुछ पार्ट्स बच गए थे हम लोग को, जो पिछले 2 पार्ट में क्लियर नहीं हो पाए थे, तो इस चैप्टर का फ्रेंड्स 3rd चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इसमें जितने सारे टॉपिक बचे हुए सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो इसको समझना, क्लियर करना, इस वीडियो को अंत देते रहेगा। हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें, हम लोग सीखेंगे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण, कि कैसे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोहा के निष्कर्षण की विधि, जो बात्या भट्टी के द्वारा होता है। फिर हम लोग इसमें क्या सीखेंगे संक्षारण के बारे में, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कैसे लगता है ना, इसके रोकने का उपाय क्या है। फिर हम 5वां में हम लोग सीखेंगे मिश्र धातु के बारे में, कि मिश्र धातु क्या होते हैं। और बहुत सारे धातु, मिश्र धातु का कौन कौन सा घटक होता है, जैसे चांदी, सबका तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया। तो ये सब ऐसा कुछ सीखेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसको समझना, क्लियर करना, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो सीखिएगा तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो देखिए, इसके पहले भी फ्रेंड्स आप पार्ट नहीं देखे मेरा इस चैप्टर का, पार्ट 1 पार्ट 2, तो हमारे चैनल इसी वीडियो के लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। इधर इसके पहले भी चैप्टर नहीं देखे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, तो वो भी आप देख सकते हैं, डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण के बारे में, है ना, कैसे इसका निष्कर्षण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या कहता है। देखिए हम लोग क्या कैसे पढ़े थे, हम लोग इसका पूरा विधि पढ़ लिए थे। अयस्कों का क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले अयस्कों का सांद्रण करते हैं, है ना। फिर उस अयस्क से सांद्रण करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। फिर ऑक्साइड से क्या करते हैं, उसका अपचयन करते हैं कोक के द्वारा या कुछ के द्वारा। उसके बाद अपचयन के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग धातु का परिष्करण करते हैं। तो इन्हीं सारी मैथड से गुजरते हुए हम लोग को धातु का, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होगा। तो देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि का। देखिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कहते हैं, स्टेप पता है आपको ना, सांधन करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। फिर उसका लास्ट में क्या करते हैं, शोधन या परिष्करण करते हैं, है ना, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एल्युमिनियम का अयस्क जानना पड़ेगा, कि हम लोग किस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। अयस्क का मतलब जानते ही हो आप लोग, जिससे हम लोग को कम खर्च और सुगमतापूर्वक धातु का निष्कर्षण हो जाए, अयस्क कहलाता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम में वो 3 अयस्क होते हैं, है ना। कितने अयस्क होते हैं, 3 अयस्क होते हैं। सबसे पहला क्या आपका फ्रेंड्स होता है, पहला आपका आता है फ्रेंड्स आपका बॉक्साइट आता है। इसका सूत्र क्या होता है याद कर लीजिएगा आप लोग, या में आते रहते हैं Al2O3 2H2 होता है, Al2O3 2H2। तो फ्रेंड्स अयस्क पहला बॉक्साइट होता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्रायोलाइट होता है। जिसका आपका सूत्र फ्रेंड्स क्या होता है, आपका Na3Al F6, है ना, ये आपका होता है। एक फ्रेंड्स आपका कोरंडम होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। और दोस्तों कोरंडम को ये एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है, इसी को एल्यूमिना ही बोला जाता है। तो ये आपका हो गया, आपका इसका अयस्क हो गया, ठीक है। आपका कितना अयस्क हो गया, 3 अयस्क हो गया एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट हो गया आपका, क्रायोलाइट हो गया आपका, एल्यूमिना या कोरंडम हो गया। तो दोस्तों हम लोग जो निष्कर्षण करते हैं ना एल्युमिनियम का, वो हम लोग फ्रेंड्स करते हैं बॉक्साइट अयस्क के, क्योंकि इसमें देखिए अयस्क तो बहुत सारा है ना, लेकिन बॉक्साइट से हम लोग को आसानी पूर्वक कम समय में जल्दी हम लोग का एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। तो स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ही लिखा हूँ कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, ये लिखा गया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहला वीडियो बताया था, कोई भी धातु के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। जो कोई सांद्रण के 3-4 मेथड थे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, हाथ से चून करके, स्वयं प्लावन विधि। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्साइट अयस्क क्या करते हैं, हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। तो मैंने यही यहाँ पे लिखा हूँ सबसे पहले कि सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है, तो पहला जो इसके पहले वाला पार्ट 2 में बताया गया आपका। तो कैसे करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, किसका करते हैं, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण हो गया। अब मुझे सांद्रण हो गया, अयस्क मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग, इसमें सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क है, जो मैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किया, उसको क्या करूँगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, और उसके फलस्वरूप क्या होता है फिर आपका सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है।
तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलेगा। तो मैं यहीं पे लिखा हूँ, देखिए आपका क्या हो गया, सांद्रित अयस्क हो गया आपका Al2O3, उसमें से वाटर आपका निकल गया। देखिए बॉक्साइट में यहाँ देखिए, यहाँ बॉक्साइट है, बॉक्साइट में वाटर है, लेकिन जब मैं सांद्रण किया ना तो बॉक्साइट से वाटर हट गया तो Al2O3 बचा। अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से। तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसको क्या है गर्म किया तो गर्म का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल होता है, गर्म कर दिए तो क्या प्राप्त हुआ, NaLO2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। और मुझे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गया, कुछ गैस था तो बाहर निकल गया। तो बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सी नंबर में क्या करेंगे, जो तुम लोग ऊपर से जो प्राप्त हुआ फिर सोडियम एल्यूमिनेट, उसको अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो मैं यहाँ पे ही लिखा हूँ सी नंबर में, ऊपर से प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaLO2 को कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, फलस्वरूप AlOH का होल 3 मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा Na2CO3 प्राप्त होते हैं। ये लिखा गया था। ऊपर से जो मुझे प्राप्त हुआ ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। इसको मैं क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया। जब मैं जल से अभिक्रिया कराया तो क्या मिला मुझे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 मिला। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन इसका लिखा गया है। देखिए सोडियम एल्यूमिनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, अभिक्रिया किया, क्या बनाया, AlOH का होल 3 और Na2CO3 बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों ना, अब AlO देखिए तो हम लोग जितना भी चीज इस्तेमाल करेंगे ना, उस कंपाउंड को लेके उस कंपाउंड को हम लोग आगे स्टेप तक ले जाएंगे जिसमें एल्युमिनियम रहे, है ना, क्योंकि हम लोग एल्युमिनियम चाहिए, किसी तरह से एल्युमिनियम निकल जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ देखिए, यहाँ एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम को यहाँ लाया, फिर यहाँ से ये आया, अब फिर इसका यूज करेंगे ना, कि हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि इसमें एल्युमिनियम है ना, इसमें एल्युमिनियम नहीं है, इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है इसको क्या करेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा ना, इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो वही क्या गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से गर्म करने पर क्या मिला, एल्यूमिना मिला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब दोस्तों क्या हुआ ना, अभी भी मुझे नहीं मिला, हमको सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन एक फालतू है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन फालतू का आदमी है, तो मुझे ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इसमें से करंट फ्लो करूंगा, मैं इसका वैद्युत अपघटन कराऊंगा, बस मैं इसका शोधन या परिष्करण कराऊंगा लास्ट में। तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको कराते हैं परिष्करण, ठीक है। तो देखिए कहाँ मैं इसका लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका क्या करूंगा, परिष्करण करा देता हूँ। डी नंबर, सी हो गया ना, सी हो ना गया ना। अब हम लोग डी में क्या करेंगे, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कैसा एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, शुद्ध एल्यूमिनियम, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो ये जो मैं प्रोसेस लिखा हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत परिष्करण बोलते हैं, इसी को परिष्करण बोलते हैं, या इसी को फिर से शोधन भी बोलते हैं। कैसे हो देखिए, तो Al2O3 है, किस में टूट जाएगा, करंट फ्लो करने पर ये आपका 2Al में टूट जाएगा, है ना, 2Al कैसा 3 प्लस यहाँ क्या आपका 3O2 माइनस, ऐसे टूट जाएगा। एल्यूमिनियम को ऐसा ही बनता है ना, मैं इसके पहले जो चैप्टर में आपको बताया था कैसे एल्यूमिनियम बनता है, कैसे आयनिक यौगिक बनता है। तो चूंकि ये आयनिक यौगिक है तो इसका जो जलीय विलयन में करंट फ्लो करने पर ये आयन में टूट जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट, यानी लिखता हूँ मैं धारा फ्लो करने पर। तो देखिए अब दोस्तों ये क्या हुआ ना, ये एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ ना 2Al3,
ये दोस्तों यहाँ देखिए, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग हो रहा है। तो क्या करेगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लेगा और ये आपका बना लेगा एल्युमिनियम। और ये जो एल्युमिनियम रहेगा दोस्तों ना, वो आपका कैसा रहेगा, शुद्ध एल्युमिनियम रहेगा। ये जो आपका मिला ना, ये आपका शुद्ध एल्युमिनियम हो गया। तो मुझे क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया एल्युमिनियम। तो ये आपका एल्युमिनियम का क्या हो गया, निष्कर्षण का विधि हो गया। तो आपको एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, हमेशा बोलता है एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करें, तो आपको 5 नंबर के सवाल आते रहते हैं, इसलिए ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, तब लिखे तब नंबर आपको मिलेगा फुल, है ना। तो कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप याद कर लेना है कि किसके बाद क्या करना है मुझे, है ना। याद कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो अपने मन से भी लिख दीजिएगा। और मेन यहाँ पे रोल आपका है रिएक्शन। रिएक्शन आप लिख दीजिएगा तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा, एग्जाम में अच्छा देखकर नंबर देगा, है ना। तो आपका एल्युमिनियम के 3 अयस्क हो गए और ये आपका स्टेप हो गया डी। तो 4 स्टेप में आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो गया। तो इसको आप लोग नोट करिए, ताकि मैं आगे लोहा के निष्कर्षण को बताता हूँ, एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको बोला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, लोहा के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करते हैं, समझते हैं कैसे लोहा का निष्कर्षण होता है। बहुत आसान तरीके से देखिए, लोहा का जो निष्कर्षण होता है फिर वो होता है बात्य भट्टी के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले लोहा का निष्कर्षण निकालने से पहले समझिए कि लोहा के अयस्क कौन कौन होते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक पता नहीं रहेगा अयस्क, हम लोग कैसे निकालेंगे किसी चीज को ना। तो लोहा किसी भी धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क होते हैं, क्योंकि अयस्क हम लोग आसानी पूर्वक निकाल लेते हैं, तो अयस्क आपको जाना पड़ेगा। तो फिर लोहा का आपको 3-4 अयस्क याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आते रहते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, है ना, आयरन पैराइट, सब आपका रहता है इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका पहला अयस्क हमारा हेमाटाइट अयस्क है लोहा का। क्या आपका फिर अयस्क हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, Fe2O3 होता है। सेकेंड में फिर आपका आता है मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट भी अयस्क है लोहा का, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। तीसरा फिर आपका आता है सीडेराइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeCO3 होता है ना। और फिर आपका आता है इसमें कहता है आयरन पाइराइट होता है, आयरन पाइराइट आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeS2। तो आपको ओवरऑल आपके पास 4 आपका अयस्क है, उन चारों अयस्कों में से आप किसी से आप लोहा का निष्कर्षण निकाल सकते हैं। बट हम लोग को जो सुविधा जो पड़ता है ना, वो पड़ता है हेमाटाइट से। हम लोग को सुविधा किससे पड़ता है, हेमाटाइट से पड़ता है। इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग जो लोहा का जो निष्कर्षण करते हैं वो हेमाटाइट से करते हैं। और यहाँ जो फिगर देख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बात्या भट्टी। जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बात्या भट्टी। आप समझिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लोहा का निष्कर्षण मुक्त हेमाटाइट ऐसे होता है, ये आपको बात लिख देंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। मैं जैसे से लिख रहा हूँ दोस्तों ना, आप वैसे से लिखने का प्रयास करिए, वैसे आप नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्जाम वक्त ना आपको ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, बस आप रिवीजन करिए, आपको हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में सवाल आएंगे 5 नंबर के, तो जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही आप लिखिएगा, तो आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं पहला लिख दूंगा कि लोहा का निष्कर्षण मुक्त हेमाटाइट ऐसे किया जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिएगा। हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सांद्रण कर रहे हैं, अयस्कों का सांद्रण कर रहे हैं। तो चूंकि हेमाटाइट लोहा का अयस्क है और लोहा चूंकि चुंबकीय गुण वाला होता है, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग इसका जो सांद्रण करेंगे वो हम लोग करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। मैंने बताया था आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि में कि जब कोई अयस्क और अशुद्धि में कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो, चुंबकीय गुण वाला हो, तो वहां पे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि को अप्लाई करते हैं। तो उसी पर से यहाँ पे क्या करें हम लोग, सर्वप्रथम हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है, ये हम लोग सबसे पहले कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क है दोस्तों उसमें लोग क्या करेंगे, चूना पत्थर और कार्बन के साथ मिला करके ये बात्या भट्टी में डालेंगे। मतलब देखिए यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क रहेगा दोस्तों, सांद्रित अयस्क रहेगा दोस्तों, और चूना पत्थर रहेगा प्लस में साथ में, और प्लस में कोक या कार्बन। उसको क्या करेंगे दोस्तों ना, हम लोग बात्या भट्टी में डालेंगे, नीचे तेजी से डालेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या लिखा गया आपका कि सांद्रित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर
वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में बात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। डाल के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म कैसे होगा दोस्तों, यहाँ जो नीचे देख रहे हैं दोस्तों, नीचे यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग गर्म वायु भेजेंगे, गर्म वायु यानी कि O2। तो हम लोग अंदर जो खाली पीछे से जो खाली है जगह है, यहाँ से क्या करेंगे, गर्म वायु को अंदर डालेंगे, है ना। तो डालने से क्या होगा ना, ये आपका गर्म होने लगेगा। और दोस्तों बात्या भट्टी में 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ टेम्परेचर अलग अलग होता है। सबसे निचला जो बात्या भट्टी का भाग होता है वहाँ पे 170 डिग्री टेम्परेचर होता है, बीच में 1570 केल्विन होता है और ऊपर आपका 870 केल्विन होता है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, डालेंगे अयस्क को, सांद्रित अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ, और क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। कहाँ गर्म करेंगे, ये बात्या भट्टी के अंदर गर्म करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या हमारा आता है भाई, बात्या भट्टी का सबसे निचला भाग जिसका तापमान 2170 केल्विन होता है, जहाँ कोक और वायु आपस में अभिक्रिया कर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। मतलब देखिए, जो दोस्तों हम लोग अयस्क जो आया होगा तो यहाँ पे नीचे आया होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा ना, जहाँ 170 केल्विन तापमान होता है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो कार्बन इसके साथ जो आया है, अयस्क के साथ कार्बन या कोक, वो क्या करेगा ना दोस्तों, आपका जो मैं गर्म वायु भेज रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। और दोस्तों क्या करेगा ना कि वो कार्बन और ऑक्सीजन जो गर्म नीचे से जा रहा है वो क्रिया कर लेगा और बना देगा CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, CO2। ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ अभिक्रिया हो रहा है, ये आपका हो रहा है जहाँ 2170 केल्विन तापमान है, वहां पे ये हो रहा है। कहाँ पे हो रहा था ये अभिक्रिया, सबसे नीचे बात्या भट्टी के सबसे नीचे ये हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन या कोक अभिक्रिया किया किससे, गर्म वायु या ऑक्सीजन से, जो मैं नीचे से भेज रहा हूँ, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है ना, अब इसका यूज करेंगे। बी में क्या करेंगे, बात्या भट्टी के बीच का भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा कोक क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, अब नीचे तो क्रिया हो गया, कार्बन कोक और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब क्या होगा दोस्तों ना, ये ऊपर उठने लगेगा, ये जो गैस है ना, ये गैस ऊपर उठने लगेगा और उठते उठते कहाँ पता कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बीच में। तो जहाँ 1570 केल्विन तापमान था वहां पे चला जाएगा, और वहां पे जाएगा तो क्या होगा, वहां क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कोक फिर कोक के साथ क्रिया कर लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फिर कोक या कार्बन से क्रिया कर लेगा और वहां बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं थर्ड में ही लिखूंगा आपका बी में कि बात्या भट्टी के बीच का भाग जिसका तापमान 1570 केल्विन होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और कोक क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, देखिए कैसे बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देखिए कोक तो है, क्योंकि अब अयस्क के साथ कोक लाए हैं तो कोक तो बुरा रहेगा, ढेर सारा रहेगा ना, इसलिए कोक आपका सब जगह यहाँ भी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या करेगा, कोक के साथ क्रिया करेगा। कोक यानी कि कार्बन, इसको दोनों एक ही नाम है, क्या कर लेगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, 2CO बना लेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे बन गया, कहाँ ये बना, जहाँ 1570 तापमान हो। ये आपका रिएक्शन होगा, ये कहाँ हुआ, बीच में होगा। अब आते हैं उसके ऊपर आते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा ना, ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, ये ऊपर उठते चला हो जाएगा, ऊपर उठते चला जाएगा और ऊपर जाते जाते यहाँ चला जाएगा, बीच में यहाँ से ऊपर चलाएगा और यहाँ दोस्तों क्या करेगा ना, यहाँ हेमाटाइट से अभिक्रिया कर लेगा। क्योंकि हम लोग कौन सा अयस्क डाले हैं, हेमाटाइट डाले हैं ना, तो हेमाटाइट से अभिक्रिया कर लेगा। कौन अभिक्रिया कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ये नीचे से ऊपर से जा रहा है। गैस जो है, गैस आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, उठते हुए ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्रिया कर लेगा। तो डी नंबर में वही बात लिखा गया है कि बात्या भट्टी का सबसे ऊपरा भाग जिसका तापमान 870 केल्विन होता है जहाँ वहाँ हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। बस में हमको आयरन मिल गया, तो कैसे मिला देखिए, हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3, तो यहाँ Fe2O3 रहेगा, प्लस में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा ना, देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अभी ये कहाँ चला गया, नीचे चलाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कर ले क्या बना देगा, आपका Fe बना देगा, लोहा बना लेगा, और क्या आपका बना लेगा, CO2 बना लेगा, है ना। अब इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका
Fe2O3 हेमाटाइट अभिक्रिया किया कार्बन मोनोऑक्साइड से, बनाया क्या, लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों लोहा हम सब जानते हैं कि लोहा भारी होता है, तो भारी पदार्थ कहाँ रहेगा, पेंदी में रहेगा, नीचे रहेगा। तो जो लोहा भारी होने के कारण कहाँ रहता है ना, ये बात्या भट्टी के नीचे रहता है। देखिए ये सब जो है ना, ये आपका लोहा है और ये आपका पाइप है। तो वही क्या होता है, लोहा भारी होने के कारण बात्या भट्टी के नीचे भाग में जमा रहता है, जिसे नली द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो यही आपका हो गया, ओवरऑल प्रोसेस हो गया। बात समझे। सबसे पहले देखिए लोहा का जो निष्कर्षण 3 चरणों में पूर्ण होता है। कहाँ कहाँ, एक सबसे नीचे भाग बात्या भट्टी का जहाँ पर तापमान 2170 केल्विन होता है, और एक बीच वाला जहाँ पे 1570 केल्विन होता है, और एक ऊपर जहाँ पे 870 केल्विन होता है। हम लोग अयस्क को क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांधन करेंगे, और उसमें क्या मिलाएंगे, कोक मिलाएंगे, चूना पत्थर मिलाएंगे, और उसको कहाँ डाल देंगे, बात्या भट्टी में डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा, क्योंकि नीचे तो पाइप है, तो नीचे से क्या करेंगे हम लोग, गर्म हवा फेंकेंगे। गर्म हवा इसलिए फेंकेंगे ताकि वो वहाँ पर गर्म होके वो अभिक्रिया करे। तो कैसे होगा, तो कोक चूंकि आया साथ में, कोक और नीचे से ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करके यहाँ पे नीचे क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऊपर उठते जाएगा, उड़ते यहाँ चलाएगा जहाँ पे तापमान 1570 केल्विन है, वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रिया कर लेगा, फिर से कर लेगा कोक के साथ, यानी कार्बन के साथ, और वहाँ बना लेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि गैस है तो ये आपका ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ चला जाता है 870 केल्विन के पास, और वहाँ पे क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमाटाइट से क्रिया कर लेता है। हेमाटाइट से, क्योंकि हम लोग हेमाटाइट से कर रहे हैं सांधन निष्कर्षण कर रहे हैं, तो हेमाटाइट से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा आपका Fe+CO2। तो CO2 गैस है तो आपका बाहर निकल जाएगा, और लोहा भारी है तो ये आपका नीचे पेंदी में गिर जाएगा, और यहाँ पाइप लगा हुआ है, यहाँ से हम लोहा को निकाल लेंगे। फिर आप लोहा को उसको शुद्ध कर लीजिए, प्यूरिफाई करके कोई बना लीजिए पदार्थ, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, जो ही बनाना बना लीजिए, है ना। रेलवे लाइन का अपना पटरी बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से दोस्तों लोहा का निष्कर्षण होता है, जो कि एग्जाम में आपको 5 नंबर के सवाल आते रहते हैं पूर्णतः कि लोहा के निष्कर्षण का वर्णन करो। तो ये आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेंड्स सीखते हैं हम लोग संक्षारण के बारे में, कि संक्षारण क्या है, इसका रोकथाम का उपाय क्या होता है, और फिर क्या सीखेंगे हम इसको, फिर मिश्र धातु के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण को समझते हैं। संक्षारण क्या होता है, देखिए तो संक्षारण का अंग्रेजी में तो कोरिजन होता है। तो ये होता क्या, देखिए तो मान लीजिए आप लोग आसपास से देखे होंगे, इसका अनुभव भी किए होंगे, आसपास के वातावरण में देखे होंगे बहुत कुछ दिनों तक यदि हम लोग लोहा को या कुछ धातु को छोड़ देते हैं तो क्या होता है ना, उसके पदार्थ पे कुछ कलर का एक रंग चढ़ जाता है ना। सब लोहा को छोड़ देते हैं तो लोहा भूरा हो जाता है ज़्यादा दिन छोड़ने पर, है ना। आप देख रहे होंगे तांबा के बर्तन देखोगे ज़्यादा दिन रहता है खुला में से, तो उसमें क्या होता है ना, आपको वो तांबा हरा कलर का हो जाता है, होता है तांबा। चांदी को देखिए, चांदी का गहना बेगा होता है, ज़्यादा पहनने से वायु के प्रेजेंस में, जलवाष्प के प्रेजेंस में क्या होता है, उस पर अभिक्रिया होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो काला हो जाता है। तो चांदी का रंग काला होना, कॉपर का हरा, लोहा का भूरा, ये सब का संक्षारण को देख सकते हैं आप लोग। तो संक्षारण के होता क्या, तो संक्षारण क्या होता है, सबको धातु के सतह पे जल के द्वारा, वायु द्वारा, जलवाष्प द्वारा और अम्ल के द्वारा धातु का क्षय होना ही संक्षारण का आता है। संक्षारण का मतलब किसी को क्षय होना, किसी का नुकसान पहुंचना। जिसमें होता क्या है, तो धातु की सतह पर वायु, जलवाष्प तथा अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। तो आपसे कोई पूछा तो ये परिभाषा बता देना है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल जो बताया लिख दूंगा, क्या लिख देंगे हम लोग बताइए। लोहा का रंग भूरा होना, लोहा का रंग भूरा होना, और क्या आपको मैं बताता आपको, तांबा का कैसा हरा कलर हो जाता है, जो सल्फाइड के कारण होता है, तांबा का रंग हरा हो जाता है। और फ्रेंड्स क्या होता है आपका, चांदी देखते हैं काला भी हो जाता है। ये सब उसके जब देख रहे हैं ना, उससे सबका क्या संक्षारण का ही एक तरह से आपका एप्लीकेशन वहाँ पे हो रहा है, काला होना। और दोस्तों एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ आपको, जब भी दोस्तों संक्षारण होगा ना तो सिर्फ वायु के द्वारा होगा और ना तो सिर्फ और सिर्फ जल के द्वारा होगा। तब होगा जब वहाँ फ्रेंड्स वायु और ऑक्सीजन और जल दोनों रहेंगे, यानी कि जब भी रहेगा तो जंग लगेगा तो वहाँ पे
वायु की प्रेजेंस रहना चाहिए, वहाँ पे जल वाष्प भी रहना चाहिए, तभी आपको जंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीजन है तो जंग लगेगा, नहीं, जब तक वहाँ पे जल वाष्प नहीं आएगा तब तक वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। ठीक है, बात को समझे, तभी जंग लगता। और तो अब देखे तो कभी कभी लोहा को जब ज़्यादा जंग लग जाता है ना, तब लोहा एकदम पूरा खत्म हो जाता है, लोहा कोई यूज कहीं नहीं होता है, लोहा नष्ट हो जाता है, तो जंग लगने के कारण होता है, उसका भार उसका एकदम कम हो जाता है, भार खत्म हो जाता है, ये आपका जंग लगना। आप भाई बोल सकते हैं कि इसका उपाय क्या, देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ उपाय होता है, तो इसका भी उपाय है रोकने का। क्या करेंगे, मान लीजिए आपको देखो तो आपका दरवाजा होगा लोहा का दी लगा हुआ, तो हम उसमें पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं पेंट इसलिए करते हैं ना, ताकि लोहा का अपना एक कवच बना ले, लोहा अपना ना एक जैकेट बना ले, सेफ्टी बना ले, तो जो जंग लगेगा ना वो डायरेक्टली लोहा मेटल पे नहीं जा पाएगा, वो पेंट क्या करे उसको रोक लेगा, पानी को वायु को पेंट ही रोक लेगा और उसको लोहा तक पहुंचने नहीं देगा। तो पेंट करके भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोक सकते हैं जंग लगने से। तो पहला मैं पॉइंट यही लिखा हूँ, रंग करके या रंगाई करके। सेकंड में लिखा हूँ दोस्तों जस्तीकरण। जस्तीकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं या इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। इसी को फिर से एक और नाम होता है यसद लेपन, यसद लेपन, है ना, इसी का नाम है गैल्वेनाइजेशन, इसी का नाम है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किसी भी धातु को मान लीजिए जंग से बचाना है ना, तो उस धातु को क्या करेंगे ना, एक जस्ता के डुबा देंगे। जस्ता का एक विलयन रहेगा, घुला हुआ रहेगा, जस्ता तरल पदार्थ रहेगा, उसमें उस धातु को डाल देंगे ना, तो डालने पर क्या होगा दोस्तों, उस धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ जाएगा, और जस्ता का परत चढ़ जाएगा ना, तो जस्ता क्या करेगा ना, उस धातु को बचा लेगा जंग लगने से। बस में जस्ता जो है उस धातु को बचा लेगा जंग लगने से। तो धातु क्रियाशील होते हैं, है ना, तो धातु उस पर प्रभाव देने ही नहीं देगा, लोहा पे या कुछ भी पे, कॉपर पे, एल्यूमिनियम पे। तो अब जस्तीकरण में ही होता है। जस्तीकरण में क्या होता है, हम लोग जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जस्ता के विलयन में हम लोग धातु को डुबाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस धातु के ऊपर जस्ता का लेयर चढ़ जाता है और बच जाता है जंग लगने से। सी नंबर है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, उस पर ऊपर परत चढ़ाते हैं किसी धातु का, है ना। जैसे मान लो कोई धातु आपका एल्यूमिनियम धातु है, ऐसे लोहा धातु है, लोहा जंग लगता है बार बार, तो उसमें क्या करें, उसमें एक दूसरे धातु का हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें लेयर चढ़ा देंगे। विद्युत लेपन वही कहलाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या करते हैं हम उसमें एक दूसरे धातु का उससे कम क्रियाशील धातु क्या करता है, चढ़ाते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, तो विद्युत लेपन कहलाता है। अगला है डी नंबर, धातु को मिश्र धातु में बदल करके। यही बात सही है ना। जैसे मान लीजिए आपको तांबा में आपको जंग लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना कि तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बना दूंगा, पीतल में जंग नहीं लगेगा। बस मैं जैसे स्टील को मिला दूंगा, है ना, लोहा उसमें कार्बन मिला देंगे तो स्टील बन जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। तो इसे ये क्या होता है आपका मिश्र धातु बना करके हम लोग धातु को जंग लगने से बचा सकते हैं। ये भी आपका मेथड होता है। और मैं तो बहुत ही फैक्चुअल आपको बात बताता हूँ दोस्तों, क्या होता है ना कि सुनिए जरा। एक दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं घूमने बता दो आपको। दिल्ली के कुतुब मीनार में एक बगल में पता क्या, एक बहुत बड़ा लौह स्तंभ है, ऐसे ऐसे है, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ आपका अथी बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है फ्रेंड्स नाम, यहाँ पे आपका अशोक स्तंभ बनाया गया। मतलब समझे बात को, मैं यहाँ पे कैसे बनाऊं भाई, देखो बाग वगैरह होता है ना, अशोक स्तंभ, तो यहाँ पे ये बनाया गया। और ये जो स्तंभ है ना फ्रेंड्स, वो आपका फ्रेंड्स 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है। और इसका जो वजन है ना, वो पता कितना है, 6000 kg है, यानी कि आपका 6 टन है ना। आप हिंदी में समझ आइएगा, 6 टन होता है। अब 6 टन होने के बाद दोस्तों क्या, ये जो लोहा जो स्तंभ है ना, ये जो आपका आयरन जो पिलर है ना, आयरन पिलर, जो आयरन पिलर है आपका लौह स्तंभ, ये दोस्तों क्या आज से 2000 बरस पहले का है। क्या आपका 2000 बरस पहले का है, और फिर भी दोस्तों इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो ये अपने आप में ये चीज बताता है कि हम लोग इंडियन के पास, हमारे पास इतना नॉलेज था, हम लोग के पास ये ज्ञान था कि कैसे धातुओं को जंग लगने से बचा जा सकता है। ये अभी भी हम लोग नहीं सीखे हैं, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो जो अभी जो नए नए देश आए, कंट्री हैं, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास इतना पहले से भी टेक्नोलॉजी डेवलप था कि हम लोग ये सब चीज़ जानते थे, बट हम लोग को प्रचार करने का माध्यम नहीं था।
है ना। इसका मतलब ये बताता है, ये बताइए 2000 वर्ष पहले का है, लेकिन फिर भी इस लोहा के स्तंभ में जंग नहीं लगा हुआ है, ये जस का तस है। इसका मतलब यही है कि हम लोग को पहले भी जंग लगने से बचाने का ये सब प्रोसेस पता था पहले सब लोग को, है ना। क्योंकि भाई यहाँ तो 100 साल आपको छता पे देखिएगा, छता पे आपका जो रिंग फोर्स होता है, जो आपका एक छड़ निकल आता है, वो यदि देखा जाए तो 1-2 साल में जंग लग जाएगा, उसमें मतलब भूरा हो जाता है, भूरा, है ना। लेकिन ये 2000 वर्ष से है, फिर भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। कितना आंधी आया, पानी आया, बाढ़ आया, बारिश हुआ, कुछ भी मतलब नहीं है जिसका तस है। यानी कि हम लोग के पास ये नॉलेज था, हम लोग के पास इतना नॉलेज था, ठीक है। ये बात ये बताता है। ये आपका कहाँ है, कुतुब मीनार के बगल में। आप घूमने जाइएगा कभी तो वहाँ पे देखिएगा आपका 8 मीटर ऊंचा और 6 टन का ये आपका लंबा पिलर दिखेगा मिलने को, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ मिश्र धातु को, एलोई क्या होता है, धातु को कौन कौन से मिश्र धातु बनते हैं, कैसे किसमें कितना परसेंटेज देते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिश्र धातु यानी एलोई को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मिश्र धातु का आपका नाम में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ। मिश्र का मतलब मिला हुआ, और धातु यानी कि धातु से, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक धातु को मिला देते हैं, या दोस्तों एक धातु और एक अधातु को मिला देंगे तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा मिश्र धातु बन जाएगा, है ना। तो वहां से वही लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहलाता है ना। जैसे मैं पीतल मिश्र धातु है ना, ब्रास, इसमें आपका तांबा धातु है और जस्ता धातु है, दोनों को मिला दिया कोई रेशियो में, है ना, 60-40 में, तो क्या बन गया, हमारा पीतल बन गया। तो ये 2 धातु मिला कि नहीं मिला। अब हमें यही बताया था कि मिश्र धातु बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि धातु में जंग लग जाता है, और जंग को लगाने से बचने के लिए हम लोग उस धातु को मिला देंगे दूसरी धातु से, तो वो मिश्र धातु बन जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। जैसे बर्तन पहले तांबा का बर्तन रहता था, तांबा में जंग लग जाता था, महंगा भी था, हमने क्या किया, तांबा में मिला दिया जस्ता और बना दिया पीतल का बर्तन। पीतल का बर्तन सस्ता भी हो गया और पीतल का बर्तन में जंग भी नहीं लगेगा, खराब भी नहीं होगा, तो ये आपका फायदा हो, इसलिए बनाया गया मिश्र धातु। इसका गुण क्या क्या होता है भाई, इसका गुण क्या होता है, पहला गुण तो क्या होता है कि अपने अवयव से कठोर हो जाता है। देखिए मैं आपका तांबा है और बोलूंगा पीतल में, कौन कठोर है, तो पीतल कठोर है, क्योंकि तांबा को मैं बोलूंगा तार को खींच दीजिएगा, है ना, लेकिन पीतल को नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपका कठोर होता है। ऐसे अब जितना भी आपका धातु, जितना भी आपका मिश्र धातु बनेगा ना, वो आप कठोर ही होगा अपने अवयव से, यानी कि जिससे मिलकर वो बनेगा उससे वो कठोर ही रहेगा। तो पहला गुण इसका हो गया। और दूसरा गुण क्या हो गया, यह संक्षारण रोधक होता है, भाई सही बात है, इसमें जंग नहीं लगता है। थर्ड नंबर, इसका द्रव्यमांक तथा चालकता कम हो जाता है। अब देखिए पीतल का लीजिए, पीतल में करंट फ्लो कम होगा, लेकिन तांबा में ज़्यादा होगा, है ना, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी आपको हो गया, चालकता कम जाता है मिश्र धातु बनाने में, और साथ साथ उसका द्रव्यमांक भी कम जाता है ना। तो ये आपका हो गया गुण हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ मिश्र धातु उसके घटक, यानी कि कौन कौन से धातु को मिलाएंगे तो क्या मिश्र धातु बनेगा। क्योंकि एग्जाम में आपका 10th में एग्जाम में आते 10 वाले, और आपका एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया भी गया, तो मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए आपको सारे टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। मेरा वीडियो आप देखिएगा आप, तो आपको कोई एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ मिलेगा जो एनसीईआरटी में दिया गया मैं नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमसे पढ़ते रहे, आपका पूरा एनसीईआरटी बुक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल वे में पता भी नहीं चलेगा आपको कब खत्म हो गया, ठीक है। तो जो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या हमारा पीतल है, पीतल को में क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। तो ब्रास में कौन कौन से घटक होते हैं, पहला कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर 60% होता है। तो हमारा पीतल क्या मिश्र धातु हो गया, क्योंकि पीतल में कितना आ गया 60% आपका कॉपर रहते हैं और 40% आपका क्या रहता है, जिंक रहता है। पीतल का क्या होगा, घटक हो गया, यानी कि इतना % मिलाएंगे तो हमारा पीतल बन जाएगा। इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे आपके घर में बर्तन वगैरह जो होगा पीतल का ही होगा। करतूस एवं नली, जो पहले जो है ना जो बंदूक वगैरह बनता था ना, तो बंदूक वगैरह उसका नली बनाने में इसका यूज होता था, ठीक है, किसका, पीतल धातु का। तो पीतल मिश्र धातु का, तो पीतल मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं करतूस तथा नली बनाने में। अगला है कांसा। कांसा भी एक तरह से बर्तन है। देखिए कांसा वगैरह बर्तन आज नहीं, हम लोग भारत के इतिहास में बहुत पहले से हम लोग ये सब बर्तनों से परिचित हैं, इस सब मिश्र धातु से परिचित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सब में मिला है, सब अवशेष मिला है। ये सब नया चीज नहीं हम लोग के लिए, बहुत पुराना चीज है, ठीक है। तो कांसा वगैरह, कांसा ब्रॉन्ज इसको बोलते हैं। कांसा कैसे बनता है, जब कॉपर 19% रहते हैं और एसन का मतलब टीना होता है, याद कर लीजिएगा, एसन का मतलब टीन होता है, टीन। जब 10% टीन मिलाते हैं और 9% कॉपर मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कांसा बनता है। कांसा बस में कांसा कैसे बनता है,
कॉपर और टीन को मिलने से कांसा बनता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे बहुमूर्तियाँ बनाने में, महंगे महंगे तो मूर्ति वगैरह कांसा से आपका बनता है। सिक्का वगैरह पहले के ज़माने में चलता था तो कांसा का सिक्का चलता था। मशीन वगैरह बनाने में, है ना, मशीन का जो पुर्जा वगैरह कुछ होता है छोटा छोटा, वो सब आपका बनता है किससे? कांसा से बनता है। आप लोग देखोगे गोल्ड मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, सिल्वर मेडल होता है। तो ब्रॉन्ज मेडल, तो मेडल वगैरह इससे बनता है आपका ब्रॉन्ज से, कांसा से। अगला थर्ड में शोल्डर। शोल्डर या इसी को टांका बोलते हैं, दोनों तरफ से, दोनों नाम इसी का। ये कैसे बनता है? जब टीन 50% रहता है और पी मतलब शीशा या लेड 50% रहता है, तब क्या बनता है? शोल्डर या टांका बनता है ना। एशियन का मतलब टीन होता है और पीवी का मतलब लेड या शीशा होता है। तो दोनों का 50-50% मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? शोल्डर या टांका बनता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? आप लोग सोल्डरिंग करने कभी गए होंगे, आप लोग का कोई साउंड में कुछ मशीन वगैरह, इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह खराब हो गया होगा या कहीं मोबाइल वगैरह बनवाने गए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि एक छड़ रहता है और एक डिब्बा में क्या आता है, उसमें कुछ मेटल भरा रहता है। उसमें क्या करता है? उसको लगाता है गर्म करके, तो दो को तार को जोड़ देता है वो, है ना, दोनों तार को जोड़ देता है। तो जोड़ने का काम करता है ये सोल्डर ना। कहीं नहीं सुने हो आप लोग, सोल्डरिंग करना, है ना, इसको सोल्डर कर दो, सोल्डरिंग कर दो। तो धातु को जोड़ना और विद्युत तारों को जोड़ने में इसका यूज करते हैं, शोल्डर का या टांका का। चौथा फिर हमारा है सोना। तो बोलेगे सर आप तो गलती बता रहे हैं, सोना क्या है? मिश्र धातु थोड़ी ना, सोचा होगा आप लोग, लेकिन बात सही है, सोना मिश्र धातु होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोना फिर इतना मुलायम होता है ना कि उससे हम लोग आभूषण बना ही नहीं सकते, उसको हम लोग पहन ही नहीं सकते। मैंने बताया था इसको पहले वाले वीडियो में, अभी बताया था आपका कि 1 मिलीग्राम सोना को 200 मीटर लंबा खींच सकते हैं, है ना, बताया था आपको हम लोग। तो बताया था, तो हमें क्या बताया था आपका? तो इतना मुलायम होता है सोना, इसलिए क्या करते हैं ना, तो ऐसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बट उसमें 2 कैरेट हम लोग क्या करते हैं ना, मिलाते हैं, तो 22 कैरेट का सोना जनरली बन जाता है। और 22 कैरेट में क्या होता है आपका ना, 22 भाग आपका सोना होता है और 2 भाग आपका उसमें कुछ मिलाते हैं। 24 कैरेट में क्या करते हैं, 22 पार्ट्स आपका सोना रहता है, लेकिन 2 भाग उसका जो होता है ना, वो चांदी रहता है या कॉपर रहता है। इसे मिला के हम लोग सोना का कुछ आभूषण वगैरह बनाते हैं। तो ये होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बट वो काम का नहीं होता, तो 22 कैरेट ही जनरली यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवरऑल मिश्र धातु हो गया। मिश्र धातु का गुण समझ लिए, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु का घटक और उपयोग समझ लिए। तो एग्जाम में सवाल आपको आएगा तो बना देना है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स फाइनली ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हुआ, खलास हुआ। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, इसको नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो हमारे चैनल DTOSD को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही लगातार वीडियोज लाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज का सोल्यूशन कराए जा रहे हैं, चैप्टरों को खत्म किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11-12 की तैयारी कराई जा रही है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर यदि इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखोगे, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का, या इस चैप्टर का ही पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, तो हमारे इस वीडियो का लिंक, वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में इसके सारे प्रीवियस चैप्टर एंड प्रीवियस पार्ट्स का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से अपना खत्म हो गया चैप्टर 3। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।